बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस इज गोना बी द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस फिजिक्स बुक। एक बहुत ही अनटायरिंग टाइम हमने जो इसमें गुजारा, इनफैक्ट लगभग कोई 4 मंथ्स लगे, मतलब ये चौथा महीना जा रहा है इस यूट्यूब के चैनल को। तो आज अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने की एक ईंट खड़ी कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। ये चैप्टर है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स यानी एक्चुअली एक ऐसी फिजिक्स जो पार्टिकल्स यानी बड़े स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बात कही जाए कि फिजिक्स इस दुनिया के एक ग्रेट 3 सब्जेक्ट्स में से एक है, तो इस बात में कोई गलत बात नहीं होगी। फिजिक्स ही एक वाहिद सब्जेक्ट है जो कि छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े से बड़े पार्टिकल तक डिस्कस करता है। आप देखें, अब जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे आप ये समझना शुरू करेंगे कि भाई हमारी इस कायनात में छोटे छोटे पार्टिकल ही मौजूद नहीं है, बड़े बड़े पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। बल्कि हम तो यहाँ छोटे के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बड़े बड़े पार्टिकल ही मौजूद नहीं है, छोटे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। बड़े पार्टिकल से मुराद मेरी ये कोई ब्रिक या ये दीवार और इन जैसे पार्टिकल्स या आपकी शख्सियत हो गई, इन जैसे पार्टिकल नहीं है। बड़े पार्टिकल से मुराद एक्चुअली गैलेक्सीज है, मैसिव गैलेक्सीज, ऐसी गैलेक्सीज जिनके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कई खरब साल लग जाएं, और वो भी जब हम स्पीड ऑफ लाइट से जाएं। यानी स्पीड ऑफ लाइट जिससे हम जा ही नहीं सकते, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम जा ही नहीं सकते। लेकिन ऐसी गैलेक्सीज मौजूद हैं कि जिनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें खरबों के भी खरबों साल लग जाते हैं। सो इतने बड़े बड़े पार्टिकल, यानी इनको क्वाज़र्स कहा जाता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स मौजूद हैं। और छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे एटम, इसके बारे में पढ़ा। हम क्या पढ़ा करते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी एटम जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दैट वी हैव। इन स्कूल लाइफ हमने ये कुछ पढ़ा कि एटम से छोटा पार्टिकल नहीं है। फिर स्कूल लाइफ में ही हमें बता दिया गया कि भाई एटम भी तो 3 पार्टिकल से बने होते हैं, प्रोटॉन से बने होते हैं, न्यूट्रॉन से बने होते हैं और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। इन 3 पार्टिकल से बने हुए होते हैं। फिर आप इसी चैप्टर से ये स्टार्ट करोगे कि ये चैप्टर भी हमारे बहुत ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मजीद पार्टिकल्स हैं, जैसे क्वार्क्स है, उनके बनने से ये बनते हैं, ब्रियॉन्स है हो गया, बहुत सारी चीजें। आई होप कि इसमें ग्लूऑन्स भी होगा, ग्रेविटॉन्स भी होगा, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं कि जो कि इनसे भी छोटे पार्टिकल हैं। फिर ये प्यास कभी भी खत्म नहीं हुई इंसान की। इंसान हर वक्त कोशिश करता रहा कि उसको कोई क्लू मिले कि क्या इससे छोटा पार्टिकल भी मौजूद है या नहीं। तो उसने इस चीज में छलांग आई, उसको छोटे छोटे पार्टिकल यानी नियरली मैसलेस पार्टिकल जैसे न्यूट्रिनोज जैसे पार्टिकल्स आप वो पढ़ेंगे कि वो भी हमारे यहाँ मौजूद है। फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्वार्क्स के बारे में पढ़ेंगे और अभी तो हमने स्ट्रिंग थ्योरी नहीं पढ़ी। इंशाल्लाह आप अगर फिजिक्स की भूख रखते हैं और आप हंग्री हैं फिजिक्स के हवाले से, यू गोना सी के ऐसी थ्योरीज हमारी मौजूद हैं कि जो कि हमारे दिमाग को हैरान कर देने के लिए काफी है। डियर स्टूडेंट्स, आज तक एटम को किसी ने भी नहीं देखा। ये बहुत ही छोटा पार्टिकल है, यानी नियरली माइक्रो नैनो के बीच में इसका साइज आता है। बहुत ही छोटा पार्टिकल, यानी आप इवन माइक्रोस्कोप भी यूज नहीं कर सकते। आपको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन स्कोप होती है, उसकी जरूरत पड़ती है। और उसके लिए हमें बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए ब्रैक्स ब्रदर्स को, जिन्होंने एक लॉ दिया था और उस लॉ के तहत उन्होंने एक्सरे के जरिए यानी एटम्स के साइज को न सिर्फ एनालाइज किया था, बल्कि उसमें बड़ी मामलत हमें मिली थी उनको समझने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि बहुत हो गया इस हवाले से। टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस कभी भी हों तो उसके कंजर्वेशन के लॉज क्या होते हैं।
सबसे पहले तो हमें कंजर्वेशन को समझने की जरूरत है। व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन कहते होते हैं, कंजर्व से लफ्ज निकला है, मतलब रिमेन सेम, यानी एक ही जैसा रहना, कुछ भी कर दे इस चीज का तब्दील ना होना। यानी न्यूक्लियर रिएक्शन के कवानीन जो कि बिल्कुल सेम रहते हैं, रिमेन सेम, एक ही जैसे रहते हैं। सो वी हैव टू डिस्कस ऑन इट कि कौन कौन सी चीजें कंजर्व रहती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीकों से होते हैं, ये बात याद रखिएगा। एक तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जैसे फर्ज करो यूरेनियम का पार्टिकल है, यूरेनियम ले लेते हैं कोई भी 23592, एक यूरेनियम का पार्टिकल है। इसके साथ जब किसी न्यूट्रॉन की रिएक्शन होती है, ये हम पढ़ेंगे इसको जाके आगे रेडियो एक्टिविटी में जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक ये यूरेनियम 236 फॉर वेरी स्मॉल टाइम के लिए बन जाता है, फॉर वेरी स्मॉल टाइम, और उसके बाद ये ब्रेक होके नियरली हमारे पास तकरीबन 3 to 5 पार्टिकल्स में, जिसमें बेरियम हो गए, क्रिप्टॉन हो गए और 3 टाइप्स के न्यूट्रॉन्स हो गए हमारे पास, उनमें ये कन्वर्ट हो जाता है। यानी किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का किसी हैवी पार्टिकल के साथ अगर इंटरेक्शन हो जाए, सो आपके जितने पार्टिकल इसके साथ मिलते हैं, जैसे आपके यहाँ 235 जो है ना एटॉमिक मास नंबर है, ये 92 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर आपको पता होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और एटॉमिक मास बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं आपके पास। तो स्टूडेंट्स, अब देखें, अगर मैं 1 एटॉमिक मास को 235 में ऐड करूं 236 होगा, और ये हमारे पास 92 में ऐड करूं तो हमारे पास 92 ही आएंगे। यूं आपके पास स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन के इसके साथ मिलने में बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स आए। अगर आप इनको ऐड कर लें, जैसे 141 को 1 में करें, 142, 143, 144 और 144 को 92 में करूं ऐड, तो 236 आ जाता है। बिल्कुल 56 को जब 36 में ऐड करूं तो मेरे पास 92, यानी यही चीज आ जाती है। यानी एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि किसी किस्म का भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके रिजल्ट्स हमारे पास एक ही जैसे होते हैं। यानी उनमें कोई भी आपका सब एटॉमिक पार्टिकल कभी ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है, ना ही वो गायब हो जाता है, बल्कि टोटल अमाउंट हर वक्त सेम रहती है। ये तो एक फर्स्ट था ना। समटाइम डिकेइंग भी होती है हमारे पास। डिकेइंग का मतलब हुआ कि आपका एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपने न्यूक्लियस को डिके कर जाता है, उसमें से अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी निकल जाती हैं चीजें। जब वो वहां से निकलेंगी तो जो निकलने के बाद जो टोटल आपके सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे, अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो उनका रिजल्ट वही होगा जो एक्चुअल पार्टिकल आपके पास मौजूद था। सो ये तमाम चीजों के बारे में हम यहां अंडरस्टैंड करेंगे। सो अभी हम मूव करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या चीज है? अगेन, कंजर्व का मीनिंग ऑलरेडी बताया था कि सेम रहना, यानी चार्जेस का सेम रहना। यानी जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है या कोई भी इंटरेक्शन हो या कोई भी डिकेइंग प्रोसेस हो हमारे पास, जैसे अभी आपको एक बड़ा सा प्रोसेस बताया था। सो जो पहली स्टेट का टोटल चार्ज है और जो फाइनल स्टेट का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाए, चार्ज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। बट दैट सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड वन। ये नहीं है कि आप एक ओपन कर लें तो चार्ज किसी और के साथ रिएक्ट होकर उसको चेंज कर दे। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स देखना चाहें तो जो पहले वाले चार्ज प्रोड्यूस हुए थे और आखिर वाले चार्ज प्रोड्यूस हुए थे, दे विल रिमेन सेम, वो हर वक्त सेम रहेंगे। यानी जो अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें न्यूट्रॉन अगर बम्बार्ड होता है फर्ज करो यूरेनियम के साथ, तो उससे पहले जो चार्जेस आपके पास उनमें मौजूद थे, वो फाइनल रिजल्ट बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ गए, जो कि मैंने फिशन रिएक्शन का आपको एक एग्जांपल दी थी। वो भी वैसे ही रहेंगे जो शुरू वाले थे। वैसे ये तो एक मैंने न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा सारा कुछ बताया ना। नॉर्मल हालात में भी चार्ज कंजर्व ही रहते हैं। आप इसकी एग्जांपल आप देखें कि बैलून अगर आपके पास मौजूद है और आप बैलून को अगर अपने हेयर के साथ रबिंग करते हैं, यानी अगर आप उसको फ्रिक्शन देते हैं, तो फ्रिक्शन देने से क्या होगा? जब आप फ्रिक्शन देंगे
तो आप हो सकता है कि बैलून नेगेटिवली चार्ज हो जाए। तो वो नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ? एक्चुअली जब आपने फ्रिक्शन दी तो आपके बाल से यानी हेयर से इलेक्ट्रॉन से जंप लगा के बैलून के साथ वो ऐड हो गए। सो चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आपके हेयर में डाउन हो गई थी तो वहां पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव वहां पॉजिटिव वहां, और जब दोनों को ज्वाइन करें दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों खत्म हो जाएंगे, दोबारा न्यूट्रल रिजल्ट ही आएगा। सो यानी पहले वाला इफेक्ट और बाद वाला इफेक्ट हर वक्त कांस्टेंट रहता है, ये बात याद रखिएगा। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिहाज से जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है हमारे पास, खा वो डिकेइंग प्रोसेस हो, खा वो उनके बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा हो, तो उस वक्त चार्ज हमेशा सेम रहता है, कंजर्व रहता है, यानी चार्जेस ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना एड अप होते हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। पहले तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों ने एटम को बड़े अच्छे तरीके से अपने स्कूल लाइफ में स्टडी किया है। एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर आपने एक वॉल प्रिपेयर करनी है, एक दीवार बनानी है, सो यू मस्ट हैव ब्रिक्स होंगी, एक के ऊपर दूसरी ब्रिक, दूसरी के ऊपर तीसरी, एंड इसी को पाइल अप करके एक दीवार बना लेते हैं। आप ये बीच में नहीं देखते कि ब्रिक किससे से बनी है, लेकिन आप ब्रिक का फंडामेंटल पार्टिकल आपने माइंड में रखा है कि दीवार के लिए हमें ब्रिक की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप किसी पार्टिकल की बात करते हैं उसमें एक फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो हमारे पास एटम होता है। एटम के आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने एनर्जी लेवल में घूम रहे होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा। ऑब्वियसली जो इससे फिजिक्स रखी है उसने एक बेसिक केमिस्ट्री तो लाजमी पढ़ी होगी 9th और 10th स्टैंडर्ड में। स्टूडेंट्स ये भी आपने पढ़ा कि प्रोटॉन जो है ये तकरीबन 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 kg इतना मैस रखता है, और जबकि न्यूट्रॉन जो है उसका जो मैस है वो 1.675 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 kg है, और जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg है। ये इनके मैसेज हैं स्टूडेंट्स। अगर इंडिविजुअली देखा जाए ना तो एक इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स वो एक प्रोटॉन से काफी छोटा है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से काफी छोटा है, और कितना छोटा है? 1836 टाइम्स छोटा है। इट्स टू मच, टू हाई। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नियरली बराबर होते हैं, आप देखिए वो इतने ही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से नियरली 1839 टाइम्स छोटे होते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत छोटे। यानी आप समझ लें कि इलेक्ट्रॉन अगर सारे भी मिल जाए ना, सारे भी मिल जाए, यानी फर्ज करें कोई एटम उठा लें, अभी हमने यूरेनियम U23592 उठाया था, उसमें आपके 92 प्रोटॉन्स होंगे, 92 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 143 लगभग 143 न्यूट्रॉन्स होंगे। यानी जो 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, 92 इलेक्ट्रॉन्स, इन सबको भी ऐड कर दिया जाए, सबको ऐड कर दिया जाए, आप प्रोटॉन के बराबर नहीं जा सकते, जबकि यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन्स होते हैं, आप एक प्रोटॉन के बराबर नहीं जा सकते। अगर आपको एक प्रोटॉन के बराबर जाना है तो 1836 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 1836 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिलकर एक प्रोटॉन बनाता है आपके पास, जबकि आप देखें इसके अंदर 92 प्रोटॉन्स है। यूरेनियम की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ छोटे पार्टिकल भी हैं, जैसे आप सोडियम ले लें 2311, जिसमें आपके पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स, उसमें भी मैं यही कहानी सुनाऊंगा। एक एटम का सारा मैस न्यूक्लियस में होता है। आप अगर कह दें कि इलेक्ट्रॉन कुछ इंपैक्ट मैस में करने वाला है, मैस की बात कर रहा हूं, सो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक वेइंग मशीन में खड़े हो जाएं, मुझ जैसा कमजोर बंदा खड़ा हो जाए अगर वेइंग मशीन में, और ये कहे कि ये मेरा वजन जो है, जो कि 92 kg है एग्जाम्पल, वो आज 93 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आज मैंने एक वेस्टकोट पहनी हुई है, इसलिए मेरा वजन बढ़ गया। तो ये बिल्कुल ऐसी ही कहानी है, वेस्टकोट से आपके वजन नहीं बढ़ते होते। बिल्कुल ऐसे ही
आप जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, इलेक्ट्रॉन्स का मैथ में कोई इंपैक्ट नहीं होता। आप जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, क्या जितने होते हैं उतने ही डाले जाते हैं, मजीद एक्स्ट्रा तो डाल नहीं सकते। तो सारे का सारा मैथ ये है, एक अंदाजे के मुताबिक 99.99% जो मैथ होता है ना, दैट इज इन न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में कौन है? दो बड़े बादशाह घूम रहे, एक प्रोटॉन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और एक न्यूट्रॉन है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, इट्स चार्जलेस। ये हमारे पास चार्जलेस है, हमारे पास है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर जितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे उन सबको कंबाइन तौर पे, जैसे प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, इनको कंबाइन तौर पे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी, इंडिया में रहने वाले को इंडियन, बांग्लादेश में रहने वाले को बंगाली, न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियंस। यानी ये उसी तरह उनकी ये आइडेंटिटी है, ये उनकी समझ लो, ये उनकी शनाख्त है, उनको न्यूक्लियंस कहा जाता है। सो वन प्रोटॉन इज अ न्यूक्लियन एज वेल एज द न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियन है हमारे पास। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो ये सारे का सारा है। इस तरीके से आप ये समझ लें कि मैथ्स में सारा ही होता है। अब कभी आप लोगों ने सोचा कि ये प्रोटॉन इतने इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? आपको पता है स्टूडेंट्स, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ना, चार्ज को क्यों सोसाइज करते हैं? एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उस मुनासबत से मैंने नेगेटिव नाम लिखा है, वरना 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ही है। सो अगर 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 92 ही प्रोटॉन्स हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन आपके चार्ज प्रोड्यूस करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, उतने ही प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे। एंड दे बोथ आर इन डिफरेंट डायमेंशंस, यानी वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, डिफरेंट है हमारे पास। तो इसलिए दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। नतीजा क्या होगा कि आपका एक एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल आ गया हमारे पास। सो दिस एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल बिकॉज इट हैज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन नेगेटिव एंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन पॉजिटिव। सो बच्चों, बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी, इस न्यूक्लियस की बात हो रही है। कभी आप लोगों ने सोचा why all protons can reside inside the nucleus? न्यूक्लियस के अंदर इतने प्रोटॉन कैसे रह सकते हैं भाई? क्या हो गया प्रोटॉन को? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, वो कभी अट्रैक्ट नहीं करता है, कैसे रह रहे होते हैं? तो स्टूडेंट्स, उनके गिर्द होती है एक बाइंडिंग एनर्जी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोगों ने देखा होगा चिकन है ना, उनका एक डरबा होता है जिसमें उसको रखा जाता है। अब आपके पास फर्ज करो सुबह एक गाड़ी वाला आता है और उन तमाम चिकन को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, मुख्तलिफ जितने भी आपके वेंडर्स होते हैं जिनको देना होता है उनको डिलीवर कर रहा होता है, वो सारे का सारा। सो कभी आपने सोचा कि अगर वो उसका डरबा ना लगाता, यानी वो उनको खुला छोड़ देता, तो चिकन को इधर निकल जाता, कोई इधर निकल जाता, सब एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। फर्ज करो वो 500 चिकन लेकर आया है, अब वो 500 चिकन को संभालने के लिए क्या करेगा? एक डरबा सा बनाएगा। यानी उसके लिहाज से हम ये कह देते हैं कि हमारी उसने एक बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस की हुई है कि वो उसे बाइंड किया हुआ है। He is not allowing any chicken to go through that particular wall. वो उस वॉल में से किसी चिकन को बाहर जाने नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसा ही है स्टूडेंट, जब आपका ये एटम की फॉर्मेशन हो रही थी ना स्टार्ट में, तो उस वक्त ये प्रोटॉन तो इकट्ठे नहीं रह सकते, इनमें तो बिल्ली चूहे का बैर है, ये एक दूसरे इकट्ठे ही नहीं रह सकते। तो होता यूं है कि एक बाइंडिंग एनर्जी उनके गिर्द पैदा होती है, और ये बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली थोड़े से मैस डिफेक्ट से पैदा होती है। व्हाट इज मैस डिफेक्ट? कि थोड़ा सा मैस पूरे एटम का टूट के ना वो एनर्जी में चला जाता है, और वो एनर्जी इसके गिर्द हसार पैदा कर देती है, और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर
नहीं निकलती देती, वो उसको बिल्कुल डरबे की तरह, जैसे मुर्गियों के गेट डरबा है, वो अंदर पकड़ लेती है। हालांकि प्रोटॉन तो प्रोटॉन को छोड़े ही ना। अब अगर फर्ज करो मैसेज प्रोटॉन बढ़ने शुरू हो जाए, जैसे फर्ज करो सोडियम का प्रोटॉन के कितने प्रोटॉन है स्टूडेंट्स, 11 प्रोटॉन्स वो रह सकते हैं। यानी ऐसे ही जैसे मुर्गी के डब्बे में टोटल परमिशन ही मुर्गी के डब्बे में 200 मुर्गियां रखने की थी, चिकन रखने की थी, और हमने उसके अंदर 50 रख ली। वो तो आराम से खुली डुल्ली घूम रही होंगी, नाश्ता कर रही होंगी, गप्पे छप्पे लगा रही होंगी। लेकिन हम उस मुर्गी के डब्बे में 400 मुर्गियां डाल दें, यानी 400 चिकन डाल दें उसके अंदर, सो क्या होगा? तो दे विल गेट ट्रैप्ड। व्हाट वुड दे डू? दे विल पुश ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मारेंगी और कोशिश करेंगी कि कोई डब्बे से बाहर निकल जाए ताकि थोड़ी जगह हमारे लिए बन जाए। ऐसा ही यहां भी होगा स्टूडेंट कि जब आप एक हद से बाहर निकल जाए, जैसे यूरेनियम 23592 में चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा मैस है हमारे पास। इसी तरह और भी पार्टिकल हैं, जैसे मैरी क्यूरी का एक पार्टिकल था रेडियम, उसमें चले जाएं। इसी तरह पोलोनियम में चले जाएं, सीबोर्गियम में चले जाएं, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, फ्रांसियम में चले जाएं, या इवन आइंस्टाइनियम में चले जाएं, कैलिफोर्नियम में चले जाएं। ऐसे पार्टिकल हैं स्टूडेंट्स जिनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटॉन मौजूद है। तो अगर इतने ज्यादा प्रोटॉन मौजूद हो, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 200 मुर्गियों का डब्बा था, आपने उसके अंदर 300 या 400 डाल दी, सो वो क्या करेंगी? पुश करेंगी, वो तो बिल्कुल फंस जाएंगी, वो एक दूसरे को धक्का लगाएंगी, और अगर गलती से दरवाजा खुल गया तो 10-15 गिर जाएंगी और बाकी मुर्गियां थोड़ी सेटल डाउन हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही यहां है। यहां अगर इतने ज्यादा प्रोटॉन हो गए कि जितनी जगह ही नहीं थी हमारे पास, दे विल पुश ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर। वो क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि यहां से निकल जाए। फिर वो 3 किस्म की रेस, जिनमें एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा, इसकी शक्ल में वो मैसेज, इन ये तो मैस होते हैं, ये एनर्जी होती है, मैसेज ये एनर्जी को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एनर्जी की शक्ल में बाहर निकाल देंगे। तो क्या होगा? जब फर्ज करो अल्फा निकलता है, अल्फा का साइज होता है 4-2, बीटा 2 किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव बीटा होता है, एक नेगेटिव बीटा होता है। बीटा आपके पास 0-1 या 0+1 वाला होता है। ठीक है, ये निकल गए। गामा एनर्जी होती है, ये फोटॉन्स होते हैं, ये निकल गए। ये जब निकलते हैं तो अंदर थोड़ा सुकून आता है, तो थोड़ा सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे मुर्गियों के डब्बे में से 50 मुर्गियां गिर गई, तो ये क्या करते हैं? ये पुश करते हैं और आखिरकार ये इसको स्टेबल बनाना चाहते हैं। कहते हैं भैया सुकून से रहना है हमने, हर वक्त पड़ोसन से लड़ाई लगी हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है मोहल्ले में। अगर आई एम रियली सॉरी, ये दिस इज नॉट आई एम हेटिंग एनीवन, मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकते हैं। औरतों के बारे में वैसे ही थोड़े से जोक्स बड़े मशहूर है। फर्ज करें अगर एक लाइन में 5 औरतें लड़ाइयां करती हैं, उनमें से 3 औरतों को उठा के बाहर फेंक देते हैं किसी और मोहल्ले में, उस मोहल्ले में सुकून आ गया कि हम दोनों को लड़ाई चले। मैं बैलेंस करने के लिए लड़कों का भी नाम लेता हूँ। 5 मर्द हैं, वो आपस में लड़ाइयां करना शुरू करते हैं, उनमें से 2 मर्द उठा के कहीं और फेंक देते, थोड़ा सुकून आ गया। क्या वो शोर शराबा नहीं होगा जो पहले हो रहा है? तो बिल्कुल यहां पहली लड़ाइयां लगी हुई, अल्फा बीटा गामा निकला, सो दे आर रिलैक्स नाउ, सो काफी रिलैक्स हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये सब न्यूक्लियॉन्स थे, और स्टूडेंट्स ये भी कंजर्व रहते हैं। अगली बात, ये भी कंजर्व रहते हैं कि जब आपकी कोई डिकेइंग प्रोसेस होता है, डिकेइंग प्रोसेस क्यों कहते हैं कि जब आपके बहुत ज्यादा प्रोटॉन है तो उनमें से अल्फा बीटा गामा निकल रहा है, तो जो बाकी एटम बच गया, फर्ज करो अगर एटम हमारे पास ये X AZ है, इनमें से अल्फा निकल जाता है, तो अब एक पार्टिकल Y आ गया हमारे पास, तो उसका एटॉमिक मास A-4 हो जाएगा और उसका एटॉमिक नंबर Z-2 हो जाएगा। यानी फर्ज करो अगर हमारे पास ये हमारे पास ए पार्टिकल है, उसमें से 4 निकल गए, ये हमारे पास ए एटॉमिक मास, उसमें से 4 एटॉमिक मास कम हुए, नया जो आएगा उसका एटॉमिक मास में 4 कमी हो जाएगी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल स्टूडेंट्स ले लेते हैं, मैरी क्यूरी का एक पार्टिकल था जिन पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इट वाज रेडियम 22688,
जिसका एटॉमिक मास 226 होता है, 88 होता है। इसमें से जब अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, माइनस हो जाता है, तो रेडियम जो है ना किसी और एटम में शिफ्ट हो जाता है। देखें, रेडॉन में शिफ्ट हो जाता है। एक्चुअली रेडॉन गैस भी होती है, गैस फॉर्म में रेडॉन में शिफ्ट हो जाता है। तो 226 में से जब 4 निकालेंगे क्या बच जाएगा? 222। 88 में से 2 निकालेंगे 86। रेडॉन गैस के यही जो है ना वो है, मतलब उसके इतने ही एटॉमिक मास होते हैं, इतने ही एटॉमिक नंबर होते हैं। अब आप देखें आपके न्यूक्लियॉन सेम रहे। देखें कैसे, जब हम रेडियम की बात कर रहे थे ना स्टूडेंट्स, तो टोटल हमारा एटॉमिक जो मास नंबर था वो 226 था, जबकि एटॉमिक नंबर जो था वो 88 था। ठीक है, और जब अल्फा में एटॉमिक मास जो था हमारे पास वो 4 था, एटॉमिक नंबर जो था वो 2 था। लेकिन जब रेडियम की बात करें, एटॉमिक मास 222 था, जबकि एटॉमिक नंबर 86 था। ये अब आप देखें यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे? यहां प्रोटॉन भी यही होगा, न्यूट्रॉन जो होगा आप 226 में से 88 माइनस कर दें, 138 न्यूट्रॉन्स होंगे। यहां हमारे पास प्रोटॉन भी 2 होंगे, न्यूट्रॉन भी 2 होंगे। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, न्यूट्रॉन यही आएगा। यहां प्रोटॉन हमारे 86 हैं, न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट? इन दोनों को माइनस करें, 222 में से 86 माइनस करें, 136। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, जब रेडियम में से जो कि 226 88 का मालिक है, उसमें से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। तो यहां ऑलरेडी प्रोटॉन कितने थे? 88 थे। जब 88 प्रोटॉन में से 2 प्रोटॉन निकल गए तो 86 प्रोटॉन रह गए हमारे पास। जब 2 न्यूट्रॉन निकल गए 138 में से, तो 136 न्यूट्रॉन रह गए। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इनको टोटल प्लस करें तो हमारे पास वही न्यूक्लियॉन बचता है जो था, यानी कहीं जाया नहीं हुआ, उस सिस्टम के अंदर ही मौजूद है। उस सिस्टम में 3 पार्टिकल हो गए, अब एक अल्फा हो गया और एक रेडॉन हो गया। और ये कहां से निकले? हमारे पास इस पेरेंट एटम से निकले, जो कि रेडियम हमारे पास मौजूद था। ये तमाम चीजें बताती हैं स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियॉन भी हमेशा कंजर्व रहता है। सो स्टूडेंट्स, जब भी न्यूक्लियॉन में से डिकेइंग प्रोसेस होती है, एक्चुअली डिकेइंग प्रोसेस होता भी आपका न्यूक्लियस में से, मतलब आप समझे कहीं और से आप निकाल लें, एटम के न्यूक्लियस में से ही डिकेइंग प्रोसेस होता है, ये याद रखिएगा। और उसके न्यूक्लियस में ही हमारे 2-3 किस्म के पार्टिकल निकलते हैं, जिनमें एक अल्फा, एक बीटा और गैमा। स्टूडेंट्स, अल्फा एक ऐसा पार्टिकल है जो कि एक्चुअली 4 और 2, जिसका एटॉमिक मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। एक्चुअली ये हीलियम के साइज ही के बराबर होता है। किसके साइज के? हीलियम के साइज के ही बराबर होता है। हीलियम भी 4-2 ही है। द डिफरेंस बिटवीन हीलियम एंड अल्फा इज, हीलियम इज अ न्यूट्रल एटम एंड अ कंप्लीट एटम। एक कंप्लीट एटम के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 प्रोटॉन्स, नंबर 2 न्यूट्रॉन्स, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि अल्फा के पास प्रोटॉन तो हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में से निकला है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। वहां वो न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बाहर निकल के उन्हें एटॉमिक मास 4 बना लिया और एटॉमिक नंबर 2 बना लिया। अब बेचारा ये भी स्टेबिलिटी के लिए मौजूद है और ये चाहता है कि स्टेबल हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एकदम, वो तो बीच में न्यूक्लियस में था ना, एकदम बाहर निकला, अब वो फिर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। बिल्कुल एक ऐसे गांव के बंदे के साथ जो शहर में आके ना अब स्टेबिलिटी चाहता है उसका एक मकान हो जिसमें वो रहे, खाना पीना करे, गुजर बसर करे और एक अच्छी लाइफ को गुजारे। वो स्टेबिलिटी चाहता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी स्टेबिलिटी चाहता है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो क्या करेगा? वो किसी भी एटम के साथ इंटरेक्ट करके वहां से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसको आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहा जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर खुद हीलियम का पार्टिकल बन जाएगा, एंजॉय करता रहेगा। यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे गांव का बंदा शहर में आके मकान ले लिया उसने, अब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा चुका है। तो यहां भी स्टूडेंट्स ऐसा ही हुआ। अल्फा की ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगी? हमारे पास हीलियम में होगी। और ये किस तरह हुई? ये जब टकराता है, टकरा के आयोनाइज करके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो इसने पूरे कर लिए और हीलियम का एटम बन गया। अब ये आजादाना घूम फिर रहे, लेकिन उस बेचारे का सत्यानाश कर दिया जिसके साथ वो टकराया, उसको आयोनाइज कर गया।
अब वो ढूंढ रहा होगा बेचारा, मुझे कहां से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो बहरहाल देखते हैं आइए क्या होता है। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो हमारे पास होता है। अब स्टूडेंट्स प्रोटॉन का मास मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो था 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 केजी, और न्यूट्रॉन का भी नियरली इतना ही था हमारे पास, थोड़ा सा फर्क है। अब एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, तो इसलिए दोनों मिलकर ये 4 एटॉमिक मास बना लेते हैं, और प्रोटॉन 2 है तो 2 चार्ज उसने बना लिया हमारे पास। अब अगर हम इनके मैसेज को प्लस कर दें, आमतौर पे यही ले, क्योंकि ये 1 2 3 4 मौजूद है, यानी प्रोटॉन हमारे पास जो मैस है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 1.67 को मल्टीप्लाई 4 से कर लें, सॉरी ये भी था 10 टू रेज पर, सॉरी मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ये नियरली 6.64 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 केजी बनता है। चूंकि एक अल्फा पार्टिकल नियरली 4 गुना बड़ा होता है किससे? प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन तो एक है, अल्फा पार्टिकल में यही 4 मौजूद है हमारे पास, ये मौजूद है, तो ये नियरली हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन के मास को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा किसका? अल्फा पार्टिकल का, हम ये कह सकते हैं। वैसे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये नियरली 6.69 बनता है, 6.69 बनता है। तो वो जो 0.05 की कमी थी ना, वो ये एनर्जी में शिफ्ट हो गया, जैसे उसको बाइंड करके रखा। एक्चुअली इसका आंसर मेरे ख्याल में 6.69 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 केजी आ रहा था। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 0.05 का फर्क आ गया। भाई वो किधर चला गया मैस? इसको तो इतना बनना चाहिए, तो वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी में चला गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन की हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, E = mc², उसमें हमने पढ़ा था कि एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है, तो वो मास में चेंज होगी हमारे पास, और सॉरी वो मास एनर्जी में चेंज हो गया, मास भी एनर्जी में शिफ्ट होती है, एनर्जी भी मास में शिफ्ट होती है, और इसको बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। एंड दैट बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली कीप्स दोस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ फिक्स शेप, उसको शक्ल देता है। ये बिल्कुल शार्पर है, जैसे मुर्गियों के डरबे की बात बनेगी थी, ये बिल्कुल वो है हमारे पास। तो ये है स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल की कहानी। अब हम इसकी चार्जेस के हवाले से भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स जब हम चार्ज की बात करते हैं, चूंकि अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होने से 2 प्रोटॉन इसके यहां होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले न्यूट्रल कहानी बताई थी कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद बराबर हो जाए तो एक एटम न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन जब प्रोटॉन ही मौजूद हो, यानी प्रोटॉन है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल पे +2 का चार्ज होता है हमारे पास, यानी +2 का चार्ज है इस पे, तो इस पे चार्ज +2 का होगा। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा बीटा पार्टिकल। व्हाट इज बीटा पार्टिकल? ये क्या चीज है हमारे पास? बीटा पार्टिकल एक्चुअली ये भी न्यूक्लियस से निकलता होता है। फर्ज करें किसी भी न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हो, वो अपनी उनमें डिसइंटीग्रेशन जारी हो, डिकेइंग प्रोसेस चल रहा हो, वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल हो जो चाह रहे हैं कि हम थोड़े ईज अप हो जाएं, वो बीटा पार्टिकल निकालते हैं। बीटा पार्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव बीटा होते हैं, एक नेगेटिव बीटा होते हैं। एक पॉजिटिव बीटा हुए 0 -+1, और एक नेगेटिव पार्टिकल होगा B-1। निकलते हैं स्टूडेंट्स ये कहां से? हमारे पास न्यूक्लियस में से, ये न्यूक्लियॉन में से होता है सारा कुछ। अब एक मिनट, पॉजिटिव को तो छोड़ो, नेगेटिव कैसे निकल गया भाई? नेगेटिव कैसे निकल सकता है? उसमें तो नेगेटिव चार्ज भी कहीं मौजूद नहीं है। देखे ना, या तो प्रोटॉन अगर डिके होता तो निकल जाता तो पॉजिटिव चार्ज था, या न्यूट्रॉन में से डिकेइंग हो जाती तो मानी जा सकती थी, लेकिन नेगेटिव चार्ज, एक्चुअली बीटा को इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जिसपे -1 चार्ज होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। यानी आप ये समझ लें, बीटा ना समझें, आप ये समझें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से निकल गया है। ये कैसे मुमकिन है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से कैसे निकल सकता है? तो डियर स्टूडेंट्स,
ये बात कही जाती है कि जो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई थी, न्यूट्रॉन की जो फॉर्मेशन हुई थी, न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन जो हुई थी ना, वो दो पार्टिकल से हुई थी, जिनमें एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। जब ये कंबाइन हुए तो ये कंबाइन होकर न्यूट्रॉन बन गए। ये जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, जब डिकेइंग प्रोसेस होता है तो उसमें एक न्यूट्रॉन, जैसे ये एक न्यूट्रॉन है स्टूडेंट्स, इसका इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल बन के बाहर चला जाता है, निकल गया। अब ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन तो इसमें से गायब हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास? प्रोटॉन बच गया। सो ये प्रोटॉन अब इधर ऐड हो जाएगा, एक और प्रोटॉन का इजाफा हो गया भाई, एक प्रोटॉन का, ये प्रोटॉन हमारे पास n प्रोटॉन्स थे, एक और का इजाफा हो गया, बेचारा न्यूट्रॉन एक कम हो गया। एक प्रोटॉन के बढ़ने से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि न्यूट्रॉन की बीटा पार्टिकल की फॉर्मेशन न्यूट्रॉन में से ही होती है हमारे पास। बीटा पार्टिकल चूंकि इलेक्ट्रॉन के साइज के बराबर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक्चुअली, तो इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों ने पढ़ा था, वो था 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के मास के हिसाब से 1836 टाइम्स छोटा है। आप जरा कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स, एक प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के मास से छोटा होता है, और कितने? नियरली 4 टाइम्स छोटा होता है, 4 टाइम्स छोटा होता है। और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1836 गुना छोटा होता है। ये इसको इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, या चले बीटा नाम ले लेते हैं, बीटा हमारे पास, यानी एक बीटा पार्टिकल प्रोटॉन के पार्टिकल से 1836 टाइम छोटा हुआ। तो अगर मैं इसका ताल्लुक इसके साथ जोड़ लूं कि बीटा पार्टिकल एक्चुअली अल्फा पार्टिकल से कितना छोटा होगा, तो मुझे 1836 को मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल से, ये देखें, ये इसको मल्टीप्लाई किया 7344 बना, 7000 नियरली या 7344 टाइम छोटा हो। दैट इज टू मच। यानी अल्फा पार्टिकल बीटा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है मास में, ठीक है। बहरहाल इसकी ये भी बाहर निकल के आयोनाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल आयोनाइज करेगा और इसकी आयोनाइजेशन अल्फा के मुकाबले में नियरली 100 टाइम्स कम होती है, बीटा की अल्फा की बहुत ज्यादा है। सो ये है। अब आते हैं बीटा पॉजिटिव पे। स्टूडेंट्स आप हैरान होंगे, नेक्स्ट टॉपिक मेरा इसी के हवाले से कि इस कायनात में ना 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल होता है, एक एंटी पार्टिकल होता है, एक मैस, एक एंटी मैस, ये नाम दिया जाता है इसको। कायनात में हर जगह पे मौजूद है। जैसे इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है जिसका मास कितना है 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg, और एक है पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन समझे, उसका मास भी 9.11 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -31 kg है। पॉजिट्रॉन, ये दोनों पार्टिकल के मास बराबर है, लेकिन दोनों पे चार्ज डिफरेंट होता है। यानी इसका चार्ज हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 कूलम, और इसका है -1, इसका माइनस होगा और इसका प्लस मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 कूलम। और कुछ और प्रॉपर्टीज में भी फर्क होता है। इसको हम पार्टिकल कहते हैं, इसको एंटी पार्टिकल। वैसे इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसको एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसको पॉजिट्रॉन का नाम भी दिया गया, इस पर प्लस चार्ज होता है। इसी तरह प्रोटॉन का भी एंटी पार्टिकल होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, मास उतना ही होगा 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 kg, जो कि ये था। मैंने यहाँ कहीं लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं लिखा हुआ था, ये सॉरी वो नहीं लिखा हुआ। बहरहाल 1.673, इसी इतने ही मास का हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको एंटी प्रोटॉन कहते हैं। सेम चार्ज बट साइन अपोजिट होते हैं। एक्चुअली इनकी फॉर्मेशन में थोड़ा क्वांटम का फर्क होता है। कुछ आप आगे जाकर बारियॉन्स वगैरह के बारे में भी, ग्लूऑन्स के वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो आप ये समझेंगे कि बारियॉन्स का एक इशू होता है, इनके साथ डिफरेंट होते हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स, बीटा पॉजिटिव एक्चुअली पॉजिट्रॉन से ही बनता है, यानी पॉजिट्रॉन से ही बनता है। एक्चुअली इस
किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होना है किसी एक प्रोटॉन से जब एक पॉजिटिव चार्ज का छोटा सा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन के साइज इतना है वो निकलता है, यानी प्रोटॉन में से जब निकलता है, तो जब उतना चार्ज निकल जाए तो वो प्रोटॉन हमारा न्यूट्रॉन में छुप जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक वाइड पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल चार्ज होता है हमारे पास। तो एक्चुअली जो पॉजिट्रॉन है वो हमारा प्रोटॉन है, उसी में से पॉजिट्रॉन निकलता है और प्रोटॉन आपका किस में चेंज हो जाता है, न्यूट्रॉन में चेंज होता है। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास गैमा रे। गैमा रे का कोई मास नहीं होता। एक्चुअली जब बहुत ज्यादा अंदर सफोकेशन हो जाती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो उनमें से कुछ पार्टिकल प्रोटॉन्स के ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो अपनी हाई एनर्जी लेवल पे चले गए होते हैं। ये एनर्जी लेवल्स का भी कॉन्सेप्ट आप क्वांटम फिजिक्स में जाके पढ़ेंगे। तो जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आते हैं ना, जैसे फर्ज करें ये मार्कर है, मैं इसको हाई एनर्जी लेवल पे फेंक दूं तो इसने वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आना है। ये मैंने फेंका, ये लोअर लेवल पे आया, आपको आवाज आई। ये आवाज किस वजह से थी कि आपने जितनी एनर्जी, जब वो वापस आया ना, उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट हुई और जब वो जमीन से टकराया तो उसने सारी काइनेटिक एनर्जी जो थी ना वो साउंड में चेंज कर दी या हीट में या फ्रिक्शन में चेंज कर दी। ऐसा ही हुआ, यहां भी ऐसा ही है। जब प्रोटॉन की कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, जब प्रोटॉन अपने हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है ना, तो वहां से जब लोअर एनर्जी लेवल पे आता है ना, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी होती है, वो आता है ना, जब यहां जाके पहुंचता है फिर वो एक फोटोन एमिट करता है। फोटोन, इन फोटोन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, नियरली 7 किस्म के फोटोन होते हैं, जिनमें सबसे हाई एनर्जी फोटोन गैमा है। चूंकि ये हैवी मास में हाई एनर्जी होती है, तो ये हाई एनर्जी जो है ना गैमा ही निकलता है। इसके अलावा इससे छोटे एक्सरे होते हैं, उससे छोटे चले जाएं अल्ट्रावायलेट, उससे छोटा लाइट हो गई, उससे छोटा इंफ्रारेड हो गया, माइक्रो रेडियो, बहुत लंबी कहानी है ये। तो ये फोटोन एमिट करता है और ये फोटोन हमारा होता है गैमा रे का। इसमें भी अच्छी खासी एनर्जी होती है और ये क्या करती है, ये भी बाहर जाती है और बाहर जा के एटम्स को आयोनाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन बीटा के मुकाबले में भी नियरली 100 टाइम्स लेस होती है। तो एक बात और कि ये कोई पार्टिकल नहीं है, इसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते पार्टिकल मास में, क्योंकि दिस इज नॉट मास, दिस इज फोटोन। ठीक है, ये एक फोटोन है हमारे पास, सो आप इसका कंपैरिजन पार्टिकल पे नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि सारी बात है ये फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स पे चार्जेस नहीं होते। हमारे पास बीटा पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, जबकि अल्फा पे +2 का चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। पार्टिकल फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज चाहूंगा। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट लेक्चर भी आपको अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।